नमस्कार, आप देख रहे हैं हकीकत क्या है। आपके साथ मैं हूं गौनिका अरोड़ा। मोदी के विरोधी अक्सर ये पूछते हैं कि नरेंद्र मोदी लगातार चुनाव कैसे जीत जाते हैं। बीजेपी बड़ी पार्टी है, बूथ मैनेजमेंट है, कार्यकर्ताओं की फौज है, वगैरह वगैरह। ये तमाम जवाब अपनी जगह सही हैं, लेकिन असल बात यह है कि बीजेपी के पास एक ऐसा नेता है जो आम लोगों के बीच लोकप्रिय है। जो भी मोदी को सुनता है उसे लगता है कि ये तो हमारे बीच से ही निकला है। मोदी उन्हें अपने से लगते हैं, फिर चाहे वो देश का वोटर हो या फिर विदेश में रहने वाला कामगार। आज करीब 2900 किलोमीटर दूर मिडिल ईस्ट के देश कुवैत से नरेंद्र मोदी और वहां काम कर रहे भारतीय मजदूरों की ऐसी शानदार बातचीत आई जिसे सुनकर आपको पता चलेगा कि मोदी इतने पॉपुलर क्यों हैं। मजदूरों ने दिल से मोदी से कई तरह से सवाल पूछे और प्रधानमंत्री ने भी हर सवाल का बड़ी तसल्ली से जवाब दिया। क्या बीमारी पर प्रधानमंत्री मेडिकल लीव भी लेते हैं? बीमार होने पर प्रधानमंत्री कौन सी मेडिसिन लेते हैं? मोदी लगातार काम करके थकते क्यों नहीं? इतनी ऊर्जा कहां से लाते हैं? नरेंद्र मोदी के लिए डेवलपमेंट का मतलब क्या है? देश की प्रगति के पीछे नरेंद्र मोदी किसका हाथ मानते हैं? आप मेहनत अपने परिवार के लिए करते हैं कि नहीं करते हैं? जी सर। करते हैं ना? जी सर। मैं भी मेरे परिवार के लिए काम करता हूं। मेरे परिवार में 140 करोड़ लोग हैं, तो मुझे जरा ज्यादा काम करना पड़ता है। सर हम लोग कभी कभी थकते हैं तो मेडिकल लीव ले लेते हैं। सर आप कभी ऐसा मेडिकल लीव लेते हैं? ये जो श्रमिकों के पसीने की महक होती है ना, वो मेरी मेडिसिन होती है। प्रधानमंत्री से ऐसी बात जैसी आपने पहले कभी न सुनी हो, बहुत पर्सनल, बहुत निजी, बहुत दिलचस्प, जिसमें मोदी ने इन लोगों की आकांक्षाओं, उम्मीदों और दर्द को समझा और उन्हें 2047 तक अपने विकसित भारत का मतलब समझाया। मोदी को इन मजदूरों ने बताया कि उनके जीवन में पिछले 8-10 सालों में क्या बदलाव आया, और मोदी ने उन्हें बताया कि सरकार अपनी इस सबसे महत्वपूर्ण वर्कफोर्स के लिए क्या सोचती है। 43 सालों में कोई प्रधानमंत्री पहली बार कुवैत गया है, और कुवैत पहुंचते ही नरेंद्र मोदी उस वर्कफोर्स के पास पहुंच गए जो नए भारत की नई ताकत है। 40 साल के बाद कोई प्रधानमंत्री आया और आकर के क्या कर रहा है? सबसे पहले अपने श्रमिक भाई बहनों को मिलने जा रहा है। ये गल्फ स्पीक लेबर कैंप है, जहां करीब 1500 भारतीय मजदूरों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की, और ये कोई औपचारिक बातचीत नहीं थी, पूरी तरह से अनौपचारिक थी। प्रधानमंत्री से मजदूरों ने ऐसे ऐसे सवाल पूछे कि आप सोच भी नहीं पाएंगे। कुवैत में जब एक मजदूर ने मोदी से राम मंदिर को लेकर सवाल पूछा तो मोदी ने क्या जवाब दिया? कुवैत में मोदी से कौन बोला कि मेरे गांव में भी एक एयरपोर्ट बना दो? एक मजदूर ने जब मोदी से पूछा कि वो ऊर्जा कहां से लाते हैं तो मोदी ने क्या जवाब दिया? मेरा नाम पुरुषोत्तम शर्मा है। कुवैत में काम कर रहे बिहार के मजदूर पुरुषोत्तम शर्मा ने मोदी से सीधा पूछ डाला कि उन्हें काम करने की इतनी ऊर्जा कहां से मिलती है। मोदी ने बहुत दिलचस्प जवाब दिया। हम लोग यहाँ पे 8 घंटा 10 घंटा ड्यूटी करके हम लोग को सर थकान महसूस होने लगता है, और आप इतने सालों से कंटिन्यू इतना काम कर रहे हैं, इतना हार्डवर्क कर रहे हैं, कंटिन्यू ट्रेवलिंग कर रहे हैं, आपको सर ये ऊर्जा कहाँ से मिलती है? कैसे ऐसे आपको हिम्मत होता है? कैसे आप इसको करते हैं? थोड़ा हम लोग को भी शेयर करें ताकि हम लोग भी उसको अपने जीवन में लाए और हम लोग भी कुछ आगे बढ़े। देखिए, मैं दिन भर सोचता रहता हूँ कि मेरा किसान कितनी मेहनत करता है अपने खेत में, हमारा श्रमिक कितनी मेहनत करता है। रात को कभी आप ट्रेन से उतरे, एयरपोर्ट से उतरे, कितनी ठंड होगी, लेकिन एक ऑटो रिक्शा वाला आ जाएगा, साहब बताइए कहाँ पहुँचा दूँ। जब ये सब मेहनत करते मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे भी
अगर वो 10 घंटे काम करते हैं तो मुझे 11 घंटे करना चाहिए। अगर वो 11 घंटे काम करते हैं तो मुझे 12 घंटे करना चाहिए। और दूसरी बात है, आप मेहनत अपने परिवार के लिए करते हैं कि नहीं करते हैं? जी सर। करते हैं ना? जी सर। आपके परिवार में कितने मेंबर हैं? हाँ, 5, 7, 10 बराबर। जी सर। तो आप 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे काम करोगे तो चलेगा। मैं भी मेरे परिवार के लिए काम करता हूं। मेरे परिवार में 140 करोड़ लोग हैं, तो मुझे जरा ज्यादा काम करना पड़ता है। ऐसा लग रहा था कि जैसे ये मजदूर माइक रखने को तैयार नहीं थे। मौका मिला था तो प्रधानमंत्री से फटाफट अपने मन के और सवाल पूछ दिए। प्रधानमंत्री के सामने एक और सवाल आया कि क्या मोदी कभी मेडिकल लीव लेते हैं? सर, हम लोग कभी कभी थकते हैं तो मेडिकल लीव ले लेते हैं। सर, आप कभी ऐसा मेडिकल लीव लेते हैं? ऐसा है, मुझे भी मेडिकल लीव मिलता है। कैसे, मैं बताता हूं। जैसे अभी आया, ये जो श्रमिकों के पसीने की महक होती है ना, वो मेरी मेडिसिन होती है। चलिए, बहुत अच्छा लगा बिहार के लोगों से बात जी करने सर, का अवसर मिल गया। एक और रिक्वेस्ट था। हमारे इस पूरे गल्फ में सर यूपी, बिहार, छपरा, गोरखपुर इस साइड से बहुत सारे आदमी हैं, और सबको सर उधर जाने के लिए थोड़ा बहुत दिक्कत होता है। या तो हम दिल्ली जाते हैं, लखनऊ जाते हैं, नहीं तो पटना जाते हैं। तो उधर एक हमारे यहाँ भी एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो जाता तो सर हम लोग के लिए बहुत अच्छा हो जाता। होगा, सब कुछ अच्छा होगा। मोदी विदेश में काम करने वाली भारत की इस वर्कफोर्स का पूरा सम्मान करते हैं, इसीलिए वो इन्हें भारत की असली ताकत मानते हैं। मजदूरों के साथ अपनापन दिखाने के लिए प्रधानमंत्री ने कुवैत में काम कर रहे इन भारतीय मजदूरों के साथ चाय नाश्ता भी किया, उनके साथ एक ही टेबल पर बैठकर खाया। सर, कैसे सर आप? मैं वैसा ही हूं जैसा पहले था। और कभी आप भी लोगों ऐसे को होना मिला तो चाहिए और सर। जरा ताजा हो गया। कभी भी ऐसे होना चाहिए। सर, बहुत खुशी है सर, आपको साथ बात करने आया, आप इधर देखने। मेरा सिटी में देखना पाया, लेकिन इधर देखा, कुवैत में देखा है। देखिए, आपको। मेरी चाय तो मैंने पी ली, आपकी चाय ठंडी होती होगी भाई। आप लोग चाय तो पी सकते हैं। हाँ, मेरी चाय, कोई बात नहीं। आपकी चाय ठंडी हो जाएगी। कुवैत में पूरे हिंदुस्तान भर से मजदूर रहते हैं। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, ओडिशा, यूपी, बिहार, गुजरात, सारे प्रदेशों के मजदूर यहां मौजूद थे। आंध्र प्रदेश के रामकृष्ण ने मोदी को सलाह दी कि ऐसे ही विकास करते रहें, तो मोदी ने उन्हें अपने विकास और विकसित भारत का मतलब समझा दिया। सर, आप जो कर रहे हैं देशवासी को सब टीके से अच्छा चल रहा है। ऐसे और परिवार को, पूरा देशवासी को थोड़ा और कुछ करना सर। वो मैं अभी पिछले 1 साल में मैं छुट्टी में गया था, रास्ता के सब देखा, इतना अच्छा डेवलप हो गया। बहुत जगह में ढूंढ के आया था सर, बहुत अच्छा डेवलप हो रहा है। इसे करना सर। देखिए, बहुत अच्छा डेवलप हो रहा है, लेकिन हमें इससे भी ज्यादा डेवलप करना है। यस। लेकिन मेरा डेवलपमेंट का मतलब बढ़िया रोड बन जाए, बढ़िया एयरपोर्ट बन जाए, रेलवे स्टेशन बन जाए, यहां तक सीमित नहीं है। मुझे तो हर घर में, गरीब से गरीब के घर में टॉयलेट बनाना है। सही बात है सर। 11 करोड़ टॉयलेट बनाए। बनाए। हमारे मन में है गरीब के पास पक्का घर होना चाहिए। सही बात है सर। अब तक 4 करोड़ पक्के घर बनाकर गरीबों को दे दिए। यस सर, करेक्ट सर। और 4 करोड़ पक्के घर मतलब कम से कम 15-16 करोड़ लोग उसमें रहेंगे। कितना बड़ा काम हो रहा है। लेकिन फिर भी अभी बहुत करना है। अभी मैं हर घर में नल से जल देने का काम कर रहा हूं। यस सर। तो रेल, रोड, एयरपोर्ट ये तो जरूरी है, लेकिन मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है मेरे गरीब का, उसकी डिग्निटी, उसकी गरिमा।
यस। जो सामान्य जरूरतें होती हैं वो सब उसको मिलनी चाहिए। कुवैत की अर्थव्यवस्था में भारतीयों का काफी योगदान है। हर साल बड़ी संख्या में भारतीय कुवैत जाकर हॉस्पिटल से लेकर तेल के कुओं और फैक्ट्री तक में काम करते हैं। कुवैत के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में काफी भारतीय हैं। कुवैत में स्थित भारतीय दूतावास के मुताबिक कुवैत में लगभग 10 लाख भारतीय हैं। यह आंकड़ा कुवैत की कुल आबादी का 21% बताया जाता है। वहां के कुल कामगारों में 30% भारतीय शामिल हैं। कुवैत में रहने वाले भारतीयों में ज्यादातर दक्षिण भारत से हैं। प्रधानमंत्री मोदी को ऐसे ही एक कामगार उनके गुजरात के भी मिले। क्या ना जो अंजल माछीवार नवसारी। नवसारी, हाँ तो नवहारी बोलવું પડે ને। માનનીય નરેન્દ્ર મોદી સાહેબને ઇન્ડિયન એમ્બેસી અને ગલ્ફસ્પીક કંપનીના સહપરિવાર તરફથી ખૂબ ખૂબ અભિનંદન। અહીંયા શું કામ કરો છો? એચયુએસી ટેકનિશિયન સર। કેટલા વર્ષ થઈ ગયા? 3 વર્ષ। અને ભારતમાં શું ભણ્યા ત્યાં? ભારતમાં એસીનું 12 સુધી। હા, આઈટીઆઈ માં કર્યું? આઈટીઆઈ માં કર્યું। અચ્છા, અને અહીંયા કામ મળી ગયું? કામ મળી ગયું। અચ્છા, તો બા બાપુજી બધા નવસારીમાં રહે છે કે આજુબાજુ ગામડામાં રહે છે? ગામડામાં જ। તો આ બધાને કેમ છો કે બોલતા શીખવાડ્યું કે નહીં? બધાને શીખવાડ્યું ને। કેમ છો? હા। અને ઢોકળા ખાતા શીખવાડી દીધા હશે। कुवैत में काम करने वाले भारतीय वहां की तरक्की और अर्थव्यवस्था में तो अपना योगदान दे ही रहे हैं, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत बना रहे हैं। और इसी का जिक्र प्रधानमंत्री ने इन मजदूरों के साथ बातचीत में किया है। कुवैत से भारत आने वाला कुल धन 2.1 अरब कुवैती दिनार यानी करीब 57,931 करोड़ रुपए से ज्यादा का हो चुका है। प्रधानमंत्री ने इन श्रमिकों को यही समझाया कि नए भारत के निर्माण में वो कुवैत से ही अपना अलग योगदान दे रहे हैं। आप कहाँ से हैं? उड़ीसा में? जी, मैं उड़ीसा से गंजाम जिला से हूँ। मेरा परिवार में मेरे माता पिता, मेरा भाई बहन, चाचा चाची, मामा मामी सब रहते हैं। मैं इधर कुवैत में 16 महीना हुआ आने में। पहली बार मैं ये विदेश में आ रहा हूँ। गल्फस्पीक ने मेरे को मौका दिया अपने साथ आके काम करने के लिए। और क्या काम करते हैं? जी, मैं इधर गल्फस्पीक में मेटल डिपार्टमेंट में काम करता हूँ। भारत अभी इतने आगे जा रहा है कि इसका पीछे जानना पड़ेगा किसका हाथ है। 140 करोड़ देशवासियों का पसीना है जिसके कारण देश आगे बढ़ रहा है। नहीं सर, ऐसा नहीं है। एक लीडर चाहिए। हाँ। करने के लिए एक लीडर चाहिए जो सबको लेके। आपको मालूम है आज भारत प्रगति कर रहा है, उसमें आपका भी योगदान है। आपको पता है? आपको लगता हो तो हम तो 10 साल से यहाँ गए, 5 साल से आ गए। हमारा क्या योगदान है? बहुत बड़ा योगदान है। आप जो लोग हर महीना 2 महीने के बाद घर जो पैसे भेजते हैं ना, जी जी, आज वो हमारे श्रमिक बंधु, हमारे प्रोफेशनल्स जो विदेशों में रहते हैं, वो जो पैसे अपने परिवार को भेजते हैं ना, वो भेजने का अमाउंट जो है दुनिया में हम टॉप पर आ गए अब। तो ये आपका योगदान है जिसके कारण देश प्रगति कर रहा है। मोदी की पर्सनैलिटी की यही तो खासियत है कि वो सामने वाले को इतना कंफर्टेबल फील करवा देते हैं कि वो बातचीत में अपनापन सा महसूस करता है। चाहे वो समाज के किसी भी तबके से ताल्लुक रखता हो, देश के किसी भी हिस्से से हो, भाषा जानता हो या नहीं, लेकिन मोदी को वो अपना मानता है। मोदी का वोटर भी उनमें यही खासियत खोजता है और अपने मुल्क से हजारों किलोमीटर दूर ये मजदूर भी मोदी में प्रधानमंत्री नहीं बल्कि अपना कोई बड़ा ही खोज रहे थे। इसीलिए जिसके हाथ में भी माइक आया उसने पूरे दिल से बात की। कहाँ से हो? यूपी से, गोरखपुर से सर। गोरखपुर से? कुशीनगर जिले से सर। कुशीनगर से जी। घर तो में आपको तो एयरपोर्ट मिल गया है? जी सर, एयरपोर्ट मिल गया है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिल गया है। एयरपोर्ट मिल गया है, 4 लेन हाईवे मिल गया है। और हम चाहते हैं कि पूरा भारत आगे जाए, पूरे भारत के बच्चे बच्चे का सोच बढ़े, विचार बढ़े, ताकि आगे हमारे इंटरनेशनल लेवल पे वो काम कर सके, चाहे दुनिया हो चाहे अपने देश के लिए ऐसे ही नाम रोशन करे। जैसे चंद्रमा पे अपने इसरो के लिए भेजा गया था सर,
चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ, सफल हुआ। ऐसे ही हम चाहते हैं कि हर अपने देश का अच्छा, चंद्रयान का जब सफलता मिली तो आप लोग क्या कर रहे थे? हैं, यहाँ खुशी मना रहे थे? जी सर। हैं सब लोग? और सर हम चाहते हैं कि जैसे अपना कुंभ का मेले की बात करें सर, तो मैं चाहता हूं कि अपने माता पिताजी को इस कुंभ में शामिल करें हम, क्योंकि ये 12 साल के बाद मौका मिला है और हम तो नहीं जा सकते हैं सर, लेकिन हम चाहते हैं कि अपने माता पिताजी को शामिल करें ताकि आपको भी दुआ मिल सके सर। यहाँ पे हाईलाइट हम देख रहे होंगे सर, क्योंकि हम बोल चुके हैं कि आज घर में बता दिया था। जी सर, बता दिए हैं। हाँ। तो आज भी सब घर में टीवी पर बैठे होंगे। जी सर। हाँ। और सबसे बड़ी बात की सर, राम मंदिर जो कभी जीवन में हम लोगों ने नहीं सोचा था कि वो दर्शाएंगे आप, लेकिन बहुत दिनों के बाद वो सपना पूरा हुआ सर, इसके लिए भी कोटि कोटि नमन सर। 500 साल के बाद पूरे गल्फ स्पीक के तरफ से और पूरे भारतवर्ष की तरफ से आपको हार्दिक हार्दिक बधाई सर। मोदी से ये मजदूर इतने कंफर्टेबल हो गए थे कि वो अपने घर परिवार, बीवी बच्चों, सबकी बातें प्रधानमंत्री से करने लगे। ऐसा लग रहा था कि जैसे ये मजदूर प्रधानमंत्री के साथ कोई निजी बातचीत कर रहे हैं। इच्छा काय नाही, मला पुढे पढ़वायचं आहे मुलांना। मैं बच्चों को आगे पढ़ाना चाहता हूँ। बहुत पढ़ाई है, बहुत अच्छा विचार किया आपने। बच्चों को आगे पढ़ाना चाहता हूँ। एक को पढ़ा के मैंने तो उसका तो जिम्मेदारी खत्म कर दिया। मैं शादी कर दिया उसका एक का। हाँ। और 2 बच्चे मेरे पढ़ रहे हैं। देखिए, हर किसी ने जीवन में एक बात पक्की करनी चाहिए, कुछ भी हो जाए बच्चों की अच्छी से अच्छी शिक्षा करानी चाहिए। थोड़ा तकलीफ होता है लेकिन फिर भी बच्चों की अच्छी शिक्षा करानी चाहिए। बच्चों के लिए सर मैं तो इधर आया हूँ। हाँ। बच्चों के लिए तो आया हूँ, बच्चों की खुशी के लिए, बच्चों का फ्यूचर कुछ हो जाए। चलिए, अच्छा सोचते हैं आप। एक मजदूर ने तो प्रधानमंत्री से यह डिमांड भी कर डाली कि उनके इलाके में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना दिया जाए, क्योंकि उन्हें अभी फ्लाइट पकड़ने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है। ये तमिलनाडु के मजदूर थे। एक ही रिक्वेस्ट है सर, उधर से वो अभी तो डोमेस्टिक का एयरपोर्ट है सर, अभी उसको इंटरनेशनल करेगा तो बहुत बढ़िया। तो हम लोग, वाह, चलिए बढ़िया सुझाव दिया आपने। हम लोग में वो एयरपोर्ट जाने के लिए 3-4 देखिए, जब मैं 2047 यस सर विकसित भारत की बात करता हूं, इसका कारण यही है कि मेरे देश में इतना दूर आकर के मजदूरी करने वाला मेरा एक श्रमिक साथी, वो भी सोचता क्या है कि मेरे गांव में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बने। ये जो एस्पिरेशन है ना, वही मेरे देश की ताकत है। भले ही प्रधानमंत्री मोदी 43 साल में पहली बार कुवैत जाने वाले पहले प्रधानमंत्री बने हों, लेकिन भारत और कुवैत के संबंध बहुत पुराने हैं। कुवैत को 1961 में ब्रिटिश राज से आजादी मिली। भारत कुवैत को मान्यता देने वाला पहला देश बना। 1961 तक कुवैत में भारतीय रुपया लीगल टेंडर था। दोनों देशों के बीच ट्रेड रिलेशन था। 2023-24 में ट्रेड वॉल्यूम 10.47 अरब डॉलर का था। 2023-24 में कुवैत भारत को तेल सप्लाई करने वाले देशों में 6ठे नंबर पर था। कुवैत का भारत में $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है। कोविड के दौरान भारत ने कुवैत को 2 लाख वैक्सीन डोज भी सप्लाई की थी। यह बात भी सही है कि मोदी के दौर में कुवैत के साथ कूटनीतिक संबंधों की एक नई कहानी लिखी जा रही है। और इन तस्वीरों को देखकर बहुत से मोदी विरोधियों और भारत विरोधियों को बुरा लग रहा होगा, क्योंकि एक मुस्लिम मुल्क प्रधानमंत्री मोदी को अपना सर्वोच्च सम्मान दे रहा है। कुवैत ने आज प्रधानमंत्री को अपना सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ द मुबारक द ग्रेट से नवाजा है। प्रधानमंत्री को यह अवार्ड कुवैत के अमीर शेख मशाल अल अहमद अल जाबेर अल साबाह ने दिया। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह भी है कि कुवैत में भारत की वर्कफोर्स एक बहुत बड़ा योगदान दे रही है, उस देश को आगे बढ़ा रही है। वैसे मैं करीब 2-2.5 घंटे पहले यहाँ आया हूँ, लेकिन आकर के मेरे मन में, और मैं हमारे एम्बेसडर का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे पहला कार्यक्रम
मेरे श्रमिक परिवार से मिलने का मौका दे दिया। तो 40 साल के बाद कोई प्रधानमंत्री आया और आकर के क्या कर रहा है, सबसे पहले अपने श्रमिक भाई बहनों को मिलने जा रहा है। तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। अब कोई भी पूछेंगे कि 4 घंटे लगते हैं हिंदुस्तान में यहाँ से आने में, लेकिन प्रधानमंत्री को यहाँ आने में 40 साल लगे। लेकिन आपका प्यार है जो मुझे खींच के ले आया है। आप जो मेहनत करते हैं, सबसे बड़ी बात है कि दुनिया में भारत के जो लोग वर्कफोर्स है उसकी बहुत प्रतिष्ठा है। दुनिया में हर कोई भारत के लोगों को पसंद करता है। संभल में हर रोज सनातन का सच सामने आ रहा है। कल बावड़ी मिली और आज एक नया कूप मिला। हिंदुओं को वहां से भगाने के बाद बावड़ी पर जिन लोगों ने कब्जा किया था, अब उनका भी नंबर आने वाला है। बाबा का बुलडोजर एक्शन बहुत लाउड होने वाला है। संभल सनातन का नया सेंटर बन गया है। मुस्लिम मोहल्लों में फिजा बदली है। जहां पत्थर चलते थे वहां कीर्तन हो रहा है। जिन्हें सर्विस से दिक्कत थी, अब उन्हें हनुमान चालीसा से भी कोई दिक्कत नहीं है। क्या बाबर प्रेमियों की बुद्धि की बाबा ने शुद्धि कर दी है? क्या बाबा 2027 में पश्चिमी यूपी के मुस्लिम बाहुल्य जिले संभल से जीतेंगे? एक एक डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। संभल में बावड़ी कांड का पूरा सच क्या है? बावड़ी उनको बोला था इसे छोड़ देना, इट इज अ नाइस प्लेस, मतलब हिस्टोरिकल जगह है। तो ये नहीं पता था ये इसको बिल्कुल डैमेज कर देंगे, मिट्टी विट्टी डाल के इसको पटवा देंगे। क्या संभल में मुगलिया निशान मिटेंगे, सनातन पहचान लौटेगी? पूरा जो संभल का प्रारूप है वो हरि के रूप में है, हरिहर के रूप में है, और अब उसको संभल नहीं बल्कि हरिगढ़ बोला जाना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी महाराज जी को पहल करनी होगी कि अब संभल नहीं बल्कि उसको हरिगढ़ बनाया जाना चाहिए। क्या संभल में बाबर का नाम मिटेगा? कल्की महाराज का तीर्थ फिर सजेगा? आगे आने वाले दिनों में 3 की जगह हम लोग 33,000 मंदिर लेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। 2027 से पहले योगी आदित्यनाथ ने यूपी में हिंदुओं के 3 सेंटर अयोध्या, काशी, मथुरा को फुल एक्टिवेट कर दिया है। अब संभल को हिंदुओं के तीर्थ का 4था सेंटर एक्टिव कर रहे हैं। इसे एक्टिव करने से पहले बाबा ने संभल के बाबर प्रेमियों को सनातन की पावर दिखा दी है। सिद्धेश्वर बाबा हम फिर आएंगे, जल वही चढ़ाएंगे। सिद्धेश्वर बाबा हम फिर आएंगे, जल वही चढ़ाएंगे। पत्थरबाजों का दाना पानी बंद कर दिया है। उनके आकाओं की कटिया काट दी है। उनकी दबंगई और गुंडाई को बुलडोजर से रौंद दिया है। अब संभल के मुस्लिम मोहल्ले में खुदाई चल रही है। जोर जबरदस्ती करके हिंदुओं को जिन मोहल्ले से मिटाया और भगाया गया था, वहां उनकी निशानियां वापस ली जा रही है। संभल के चंदौसी क्षेत्र में मुसलमानों ने ऐतिहासिक रानी की बावड़ी पर अवैध कब्जा कर लिया था और जो हिस्सा बचा था उसे मिट्टी से भरने का पाप किया था। मुसलमानों ने सोचा था धीरे धीरे हिंदू इसे भूल जाएंगे, एक दिन वो पूरी बावड़ी पर कब्जा कर लेंगे। लेकिन वक्त बदला, अब बावड़ी भी सामने आ रही है। पूरा बड़ा प्लॉट है और यहाँ पर दरअसल जो राजस्व विभाग की टीम है वो कुआं खोदने के लिए पहुंची थी, क्योंकि उन्हें कुएं होने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद अब कुएं की खुदाई के दौरान ये पूरी बावड़ी मिली है। आप ये देखिए छोटे छोटे यहाँ पर इसमें दरवाजे बने हुए हैं। हम इसके अंदर गए और अंदर जाने के बाद देखा तो कई रास्ते जो हैं अंदर एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं। बड़ा गलियारा है जिसकी हाइट तकरीबन 6 फीट के करीब है, जो कि आमतौर पर बावड़ी की होती है। तो ये बावड़ी बताई जा रही है कि ये जो बावड़ी है वो 400 वर्ग मीटर में फैली हुई है, लेकिन इसका जो अब मौजूदा एरिया है वो 210 वर्ग मीटर ही बचा है। बाकी जो है
निर्माण हो चुका है। तो डीएम का साफ तौर पर कहना था कि बावड़ी के अंश जहां जहां मिलेंगे उस स्ट्रक्चर को, जो भी बाहर अवैध निर्माण किया गया है, उसको तोड़ा जाएगा और पूरे इस स्ट्रक्चर को जो है एक बार फिर रिवाइव करने की कोशिश है और इसको संरक्षित करने की कोशिश है। संभल में रानी सुरेंद्र बाला की बावड़ी चंदौसी के लक्ष्मणगंज में मिली है। इसे 1857 की गदर से पहले बिलारी राजघराने ने बनवाया था। तब ये हिंदू बाहुल्य क्षेत्र था, ज्यादातर सैनी समाज के लोग यहाँ रहते थे। 1947 के बाद संभल में हुए दंगों के बाद चंदौसी की डेमोग्राफी तेजी से बदली। हिंदू अल्पसंख्यक हो गए और मुस्लिम बहुसंख्यक हो गए। संभल में कट्टरपंथियों ने जैसे 68 तीर्थों और 19 कूपों को बर्बाद किया, उसी तरह बावड़ी को भी बर्बाद कर दिया। मैं विष्णु कुमार लल्ला बाबू की बेटी हूँ। रानी सुरेंद्र बाला जिनकी ये संपत्ति है उनकी पोती हूँ। रानी सुरेंद्र बाला बिलोंग करती थी बिलारी सहसपुर हाउस से। बिलारी में जो राजा का किला है वो हमारा मेन हाउस है। सेकंड हाउस हमारा सीकरी गेट पे कोठी बनी हुई है, वो है अभी भी अलाइव है, वहाँ पे मैं रह रही हूँ एज अ केयर टेकर कह लीजिए, या मेरे फादर ने मुझे यहाँ पे कॉल करके, मतलब मैं यहीं रह रही हूँ तब से 10 साल से। किला है वो अभी है? हाँ, इट इज स्टिल अलाइव मेरे पास। नहीं, मेरे पास डबल स्टोरी है, मतलब कुआं, बीच में कुआं है, फर्स्ट फ्लोर है, देन सेकंड फ्लोर है और बरांडा सॉर्ट बना हुआ है राउंड शेप में। अच्छा, ये गोल बनी हुई है पूरी? मतलब ऐसे कुआं है, कुएं के चारों तरफ बरांडा है, ओपन है, मतलब कोई डोर्स वगैरह नहीं है। देन फिर आप एक स्टेयर अप चढ़ोगे, देन फिर आपको मालूम होगा जिस घर में वारिस नहीं होते वो चीजें थोड़ी जोर जपट से या वैसे पोजीशंस वगैरह हो जाती है उन चीजों पे। तो ये संपत्ति जब्त हो रही थी तो मेरे पापा ने घबरा के इस चीज को सेल आउट करना सही समझा था, तो उन्होंने खेत बेचा था, बावड़ी कुआं नहीं बेचा था। तो उन्होंने बोला था इस पे प्लॉटिंग नहीं होगी, मतलब कुछ भी। इन लोगों ने ये चीज को दबा दिया। संभल की बावड़ी 400 वर्ग मीटर में बनी है, अब सिर्फ 210 वर्ग मीटर बची है। 190 वर्ग मीटर पर अवैध कब्जा हो चुका है। आसपास मुसलमानों ने आलीशान इमारतें बनवा ली हैं। इनमें जो भी बावड़ी की जद में आएंगी उन पर बाबा का बुलडोजर चलेगा। कौन कौन सी इमारत टूटेगी, ये सब डीएम साहब ने मौके पर तहसीलदार को बुलाकर नक्शा देखकर समझा दिया है। संभल के लक्ष्मणगंज इलाके में एक बावड़ी मिली है कुएं की खुदाई के दौरान और अब उसकी खुदाई की जा रही है। बात करने के लिए हमारे साथ संभल के डीएम हैं राजेंद्र जी। राजेंद्र जी, ये कुएं की खुदाई करने के लिए पहुंचे थे, बावड़ी कहां से मिली? ये दर्ज है कुआं बावली तालाब लक्ष्मणगंज के नाम से। 400 वर्ग मीटर क्षेत्रफल है, जिसमें से 210 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वर्तमान में अस्तित्व में है और लगभग 190 वर्ग मीटर जो क्षेत्रफल है वो अतिक्रमित है, जिसको हम नोटिस दे करके हटाएंगे। और कहते हैं कि ये 150 से 200 वर्ष पहले ये बावली बनी थी और जो बिलारी के राजा थे उनके नाना या उनसे भी एक आगे की पीढ़ी ने बनवाई थी। नीचे के जो 2 तले बताते हैं मार्बल के हैं और ऊपर का जो तला है वो ईंटों का बना हुआ है। तो ये जल संरक्षण का एक महत्वपूर्ण स्थान भी है, स्रोत भी है, तो इसको हम सुरक्षित भी कराएंगे। और तालाब, बावड़ी, कूप, इन पर जो अतिक्रमण जो भी होता है वो अधिकार किसी को नहीं है, तो ड्यू प्रोसेस फॉलो करके उसको हटाएंगे। अब तक की खुदाई में पता चला है कि बावड़ी 3 फ्लोर में बनी हुई थी। ग्राउंड फ्लोर और सेकंड फ्लोर मार्बल का बना हुआ है, थर्ड फ्लोर ईंटों का बना हुआ है, बीच में एक कूप है। अब योगी सरकार इसे संरक्षित कर रही है। संभल जिले के चंदौसी तहसील में है और यहाँ पर लक्ष्मणगंज इलाके में जो बावड़ी नुमा पूरा स्ट्रक्चर मिला है वो आपको तस्वीरें हम अंदर से दिखा रहे हैं कि आप देखिए कि कितना पुराना ये स्ट्रक्चर है और इस स्ट्रक्चर के अंदर की भी हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरीके से ये पुराना स्ट्रक्चर जो है वो बना हुआ है। आप तस्वीरें देखेंगे तो देख के आपको अंदाजा लगेगा कि कितना पुराना ये स्ट्रक्चर है। दरअसल यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये 400 वर्ग मीटर में पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ था और अभी 231 जो वर्ग मीटर है वो ही एरिया खुला हुआ है, बाकी पर अवैध कंस्ट्रक्शन जो है वो हो चुका है। काफी पुराने समय में जिस तरीके से नक्काशी का इस्तेमाल किया जाता था, ये दरवाजे बनाए जाते थे, जो ये पिलर बनाए जाते थे, वो पूरा स्ट्रक्चर आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। फिलहाल अभी तक यहाँ पर 3 से 4 दरवाजे इस तरह के मिल चुके हैं। प्रशासन का कहना है कि तकरीबन
2 मंजिल और ये नीचे दबा हुआ है और नीचे जो है संगमरमर की नक्काशी वगैरह भी की हुई है। दरअसल प्रशासन के सूत्रों का भी ये कहना है कि जो बेल्लारी की महारानी थी उनकी ये बावड़ी हुआ करती थी और उन्हीं के शासन के समय में ये बनवाई गई थी, 1857 में बनवाई गई थी। आजादी के पहले से इस पूरे इलाके में रानी की बावड़ी मशहूर थी। अब सवाल उठता है कि मुसलमानों ने इसे नष्ट क्यों किया। 1947 के बाद संभल में छोटे बड़े 15 दंगे हुए। सबसे बड़ा दंगा 29 मार्च 1978 को हुआ था। इस दंगे में 184 हिंदुओं को मार दिया गया, जबकि एक भी मुसलमान नहीं मारा गया। इसी के बाद संभल में कट्टरपंथियों का मन बढ़ गया। उन्हें इत्मीनान हो गया कि वो जो चाहे कर सकते हैं, सरकार उनका कुछ नहीं बिगाड़ेगी, क्योंकि वो वोट बैंक बन चुके हैं। वो भूल गए कि योगी की सरकार आएगी तो उनके वोट बैंक के आका अखिलेश यादव और राहुल गांधी बयानबाजी के अलावा उन्हें बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। मंगल हरिद्वारे प्रजापति विराजमणि महाशक्ति रुद्रानि पति सर्वः शक्ति महायुद्ध। संभल में 68 तीर्थ हैं, 19 कूप हैं। 6 तीर्थों का ASI सर्वे कर चुकी है। अब तक 24 जगहों का सर्वे किया जा चुका है। संभल के 100% मुस्लिम मोहल्ले खब्बू सराय में कीर्तन हो रहा है। पूजा पाठ और भंडारा होने लगा है। दंगों के बाद जो हिंदू मार काट के डर से इन मोहल्लों को छोड़कर भाग गए थे, वो अब वापस आने लगे हैं। फिर क्या होता, सब बेच रहे थे, हमने बेच दिया। ये नहीं ऐसी कब्जा कर लेते तो जो थोड़े बहुत पैसे आए वो ले लिए। ये परिवर्तन कैसे हुआ? क्या संभल के मुसलमान बदल गए हैं? क्या संभल के मुसलमानों को सनातन अच्छा लगने लगा है? ये परिवर्तन योगी सरकार की वजह से हुआ है, जहां कट्टरपंथियों और जिहादी सोच वाले मुसलमानों को पता है कि अब तलवार, कट्टा, बम, पत्थर, गुम्मा, लाठी डंडा लेकर हिंदुओं को डराने का दुस्साहस किया तो अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं कि अगर संभल के बारे में हम जब बात करते हैं महोदय, एक लंबा सिलसिला है इस संभल का, और अगर मैं संभल की जब चर्चा करता हूं तो संभल में कैसे माहौल खराब किया गया वहां पे 1947 से लेकर के अब तक 209 हिंदुओं की निर्मम हत्या वहां हुई है संभल के अंदर। एक भी बार किसी ने उन निर्दोष हिंदुओं के लिए कभी 2 शब्द नहीं कहे, उनके प्रति, उन परिवारों के प्रति संवेदना के शब्द नहीं कहे। वहां का माहौल इतना तनावपूर्ण किसने बनाया था? ये पत्थरबाज कौन थे? एक भी गिरफ्तारी बिना साक्ष्य के नहीं हो रही है। और याद रखना, जिसने पत्थरबाजी की होगी, जिसने माहौल खराब किया होगा, उसमें एक भी बचने वाला भी नहीं है। संभल 2027 में मुरादाबाद मंडल में हिंदू वोट का रिमोट बनेगा। मुस्लिम बाहुल्य जिलों में सनातन की जीत का मार्ग प्रशस्त करेगा। बाबा देशी मुसलमानों को पावर देंगे और विदेशी मुसलमानों से बचाएंगे। ये बात पुराणों में भी लिखी है कि संभल में कलयुग में कल्कि भगवान का अवतार होगा। उससे पहले जमकर उपद्रव होगा, फिर शांति आने लगेगी। 29 मार्च 1978 से 24 नवंबर 2024 तक संभल में कट्टरपंथियों ने बार बार उपद्रव किया। पुलिस प्रशासन की ये हालत कर दी थी कि कोई उनके मोहल्ले में घुस नहीं सकता था। अब बाबा की पुलिस मुस्लिम मोहल्लों में घुसकर हलक में डंडा डालकर कट्टरपंथियों को खींचकर जेल भेज रही है। नए साल से पहले माहौल कुछ वैसा ही बन रहा है जैसा पुराणों में दर्ज है। भगवान के अवतार से पहले जो उपद्रव होते हैं वो संभल में देखने को मिल रहे हैं, तो हमें लगता है कि भगवान का अवतार जल्दी होने वाला है। देखिए, अभी 46 साल पहला मंदिर मिला है, कुछ दिन बाद 56 साल पुराना मिलेगा, फिर 76 साल पुराना भी मिलेगा, फिर 600 साल पुराना भी मिलेगा। भारत में ये दुर्भाग्य की बात है कि मंदिरों को तोड़ तोड़ कर हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाई गई।
लेकिन अब सनातन का दौर है। भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी, भगवान राम का मंदिर बनकर तैयार हो गया और आने वाले भगवान कल्की नारायण का मंदिर बन रहा है। तो ये सनातन के दौर का प्रतीक है। संभल से अयोध्या की दूरी 580 किलोमीटर है। वहां के साधु संतों की संभल में पल पल बदल रही तस्वीरों पर नजर है। बावड़ी से लेकर एक एक कुआं और हर एक मठ मंदिर का पुनरुद्धार होता देख साधु संत खुश हैं। उनकी सारी उम्मीदें योगी महाराज पर टिकी हैं। इस प्रकार से चंदौसी में खुदाई के दौरान बाबरी मिला है। ये जो हमारे सनातन धर्म के जो चिन्ह हैं, हमारे सनातन धर्म के लिए और हमारे मठ मंदिरों के पूजन के लिए, अर्चन के लिए, स्वच्छता, पवित्रता, शुद्धता के लिए जो है लोग ऐसा करते थे कि कुएं खुदाया करते थे, तालाब बनाया करते थे, सरोवर बनाया करते थे। निश्चित रूप से मलेच्छों, कट्टरपंथियों के द्वारा, आक्रांताओं के द्वारा हमारे विभिन्न मठ मंदिरों को और सनातन धर्म से जुड़े हुए चिन्हों को मिटाने का काम किया गया है। अब हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सनातन को जो है अपनी ऊंचाइयों तक लाने का काम कर रहे हैं। जहां भी देखिए कट्टरपंथियों के द्वारा, आक्रांताओं के द्वारा जो ध्वस्त किए गए थे, चिन्ह को मिटाने का काम किए थे, आज सभी जगह जो है कहीं मंदिर मिल रहा है, कहीं जो है कुएं मिल रहे हैं, कहीं सरोवर मिल रहा है, कहीं पे जो है मंदिरों के जो है चिन्ह मिल रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये लग रहा है कि मुगलों ने, कट्टरपंथियों ने हमारे सनातन धर्म पर किस प्रकार से कुठाराघात किया था, उसका उजागर हो रहा है। निश्चित रूप से आने वाले दिनों में जो हम लोग कह रहे थे 3 नहीं 33,000 लेंगे, निश्चित रूप से हमारे 33,000 मठ मंदिरों को आक्रांताओं के द्वारा उसके चिन्ह को, उसके जो है स्वरूप को जो है ध्वस्त करके उसके स्वरूप को विरूपित करने का जो काम किया था, आगे आने वाले दिनों में 3 के जगह हम लोग 33,000 मंदिर लेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद संभल की विवादित जामा मस्जिद पर सर्वे रोक दिया गया है। लेकिन साधु संत उम्मीद लगाए बैठे हैं कि अगर अयोध्या में प्रभु राम का भव्य मंदिर बन सकता है तो संभल में हरिहर मंदिर क्यों नहीं दिव्य भव्य हो सकता है। ये कैसे हो सकता है? अगर 2027 में बाबा को हिंदुओं ने 2022 से बड़ी जीत दिलाई तो संभल में हरिहर मंदिर का सपना साकार होने से कौन रोक पाएगा? अगर मंदिर मिल जाएगा तो फिर जिनका पलायन हुआ है भगवान की लीला से वो जरूर अपनी जमीन पर लौट आएंगे। और क्या पता संभल का नाम ही हरिहर नगर या हरगढ़ हो जाए। साधु संतों का ड्रीम तो यही है। संभल के चंदौसी में जो बावड़ी का विवाद उत्पन्न हुआ है, जब आप देखेंगे तो 1857 में वहाँ अनेकों लोगों की जान माल को खतरा पहुंचाकर, अनेकों लोगों की हत्याएं कर और तब जाकर इन प्रारूपों को बदलने का प्रयास किया गया था, जिसके लिए हिंदू कट मर गए, पलायन कर गए। आज जो है आवश्यकता है कि उसको संभल नहीं बल्कि हरिगढ़ बोलकर उन तमाम हुतात्माओं, तमाम शहीद बलिदानियों को सच्ची श्रद्धांजलि व्यक्त की जाए।